हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो से भुगतान संतुलन। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं भुगतान संतुलन में असाम्यता या असंतुलन के क्या कारण हैं, भुगतान संतुलन की असाम्यता को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो सुधारने के जो भी उपाय हैं, अमौद्रिक उपाय और मौद्रिक उपाय, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भुगतान संतुलन में असाम्यता के कारण। देखिए, भुगतान संतुलन मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में क्या होता है, अर्थ और परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं इसमें असंतुलन क्यों उत्पन्न होता है, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण एक देश के भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न होती है। तो इन कारणों का विवेचन करते हैं विभिन्न पॉइंट्स के आधार पर। फर्स्ट पॉइंट है वृहद विकास कार्यक्रम। देखिए, वृहद विकास कार्यक्रम क्या होते हैं? ह्यूज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एक विकासशील देशों के साथ सबसे बड़ी भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता का एक सबसे बड़ा कारण है कि उनके द्वारा जो विकास कार्यक्रम हैं वो लार्ज स्केल पर अपनाए जाते हैं। चूँकि उन्हें अपने देश का विकास करना है, विकास की गति को बढ़ाना है, इसी कारण से उन्हें विकास कार्यक्रमों को अपनाना आवश्यक हो जाता है। अब इन विकास कार्यक्रमों के कारण अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट होता है? एक तो आयातों में वृद्धि करनी होती है, क्योंकि विकास कार्यक्रम अपनाने हैं तो उनके लिए जो भी पूंजीगत सामान है या तकनीकी ज्ञान है अथवा जो भी कच्चा माल है उनका आयात बढ़ जाता है। तो एक तरफ तो आयातों में वृद्धि हो गई, दूसरी तरफ आप देखिए कि जो देश का कच्चा माल है वो इन्हीं कार्यक्रमों के अंतर्गत काम में आ जाता है। तो कच्चे माल का बड़े मात्रा में निर्यात कम हो जाता है, कच्चे माल का उपयोग अपने ही देश में हो जाता है बड़ी मात्रा में, तो उनका निर्यात कम हो जाता है। तो एक तरफ तो आयात बढ़ गए हैं और दूसरी तरफ निर्यात कम हो गए हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों ही प्रकार से आयातों में वृद्धि और निर्यातों में कमी के कारण भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न हो जाती है और भुगतान संतुलन प्रतिकूल अवस्था में पहुंच जाता है। तो एक सबसे बड़ा कारण है विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं आयातों में वृद्धि की अधिक गति। देखिए, विकासशील राष्ट्रों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी आयातों में जो वृद्धि की दर है, गति है, वो बहुत अधिक होती है। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है तो उस देश में वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। दूसरी तरफ खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ आर्थिक विकास देश को करना है, तो चूँकि आर्थिक विकास के कारण विभिन्न प्रकार के औद्योगिक माल, कच्चे माल, पूंजीगत सामान, ईंधन, तकनीकी ज्ञान आदि की मांग बढ़ जाती है। तीसरी बात है कि क्योंकि देश में जनसंख्या वृद्धि है, वस्तुओं की मांग बढ़ गई है, लेकिन प्रोडक्शन उस अनुपात में नहीं बढ़ पाया। इसका इफेक्ट होता है वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, और चूँकि कीमतें बढ़ गई है तो देश को एक तरफ तो आयात बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही हीनार्थ प्रबंधन को अपनाना पड़ेगा। तो हीनार्थ प्रबंधन के कारण भी जो मूल्य स्तर में वृद्धि हुई है वो भी आयातों को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही जनसंख्या की चूँकि वृहद मात्रा में विकास योजनाएं अपनाई हैं तो उससे जनता की आय में वृद्धि होगी तो उनकी मांग बढ़ेगी। तो इन सब कारणों का क्या इफेक्ट होता है? आयातों में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है, और जब आयातों में तीव्र गति से वृद्धि होती है तो भुगतान संतुलन में असाम्यता या असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निर्यातों में वृद्धि की धीमी गति। अब सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो निर्यात है वो बहुत ही कम दर से बढ़ते हैं, निर्यातों में वृद्धि बहुत ही कम हो पाती है। उसका मुख्य कारण क्या है? चूँकि एक तो जो विकासशील राष्ट्र है इनके निर्यातों में परंपरागत वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होती है, तो परंपरागत वस्तुओं की मांग विदेशों में कम होती है, तो इसलिए इनके निर्यात कम हो जाते हैं। दूसरा, जो भी इनकी वस्तुएं हैं उनमें खनिज पदार्थ और कृषि पदार्थ अधिक होते हैं, तो इन वस्तुओं की मांग विदेशों में बेलोचदार होती है, इस कारण भी इनके निर्यात नहीं बढ़ पाते। साथ ही विकास जनित आय में वृद्धि नहीं हो पाती इनकी, तो इनके निर्यात नहीं बढ़ पाते।
क्योंकि इनके पास जो वस्तुएं हैं वो घटिया किस्म की होती है, विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाती। तो इसका मुख्य इफेक्ट क्या होता है, उद्योग पिछड़े हुए हैं तो वहाँ से प्रोडक्शन बहुत अच्छे से लार्ज स्केल पर नहीं हो पाता, या जो प्रोडक्शन होता है उसकी लागत बहुत अधिक होती है। तो इसका मुख्य इफेक्ट होता है कि इनके निर्यात कम हो पाते हैं, निर्यात बहुत अधिक बढ़ नहीं पाते, तो निर्यातों में वृद्धि की दर भी धीमी रहती है। तो भुगतान संतुलन असाम्य अवस्था में पहुँच जाता है। कमज़ोर विक्रय शर्तें, कमज़ोर विक्रय शर्तों का मुख्य कारण क्या है, इनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती, क्योंकि विकसित राष्ट्रों के मुकाबले इनकी वस्तुओं की क्वालिटी कम स्तर की होती है और कीमत बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि क्वालिटी कम है और कीमत ज़्यादा है तो प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था में ये पिछड़ जाते हैं, इसीलिए ये उनके सामने टिक नहीं पाते विकसित राष्ट्रों के सामने, और कमज़ोर विक्रय शर्तों पर ही इन्हें अपना माल बेचना पड़ता है और कम कीमत मिलती है विदेशों में वस्तुओं की, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते तो कम कीमत पर ही वस्तुओं का विक्रय किया जाएगा। तो इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य प्रभाव होता है कि इनको विदेशी मुद्रा की कम प्राप्ति हो पाती है और भुगतान संतुलन ऐसा असंतुलित हो जाता है। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय कोषों के उचित उपयोग का अभाव। देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तरफ तो विदेशी विनिमय कोष पहले ही कम मात्रा में अवेलेबल हैं, उसके बाद जितने भी कोष हैं उनका अनावश्यक कार्यों में उपयोग कर लिया जाता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण एक तो विकास परियोजनाएं लंबित पड़ी रहती है, विकास परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती, और जब आवश्यक कार्य है देश में, जब विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, उस समय आवश्यकता के समय विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं हो पाती। तो विदेशी विनिमय कोषों का उचित उपयोग का अभाव है, अनावश्यक कार्यों में उनका उपयोग किया जाता है। इसका इफेक्ट होता है भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी ऋणों के भुगतान का बढ़ता बोझ। देखिए, क्या कारण है, एक तो इनको विकास कार्य करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में विदेशी पूंजी चाहिए होती है, तो विदेशी ऋणों के द्वारा ये पूंजी प्राप्त की जाती है। दूसरा, विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त औद्योगिकरण के लिए बड़ी मात्रा में विदेशों से तकनीकी आयात की जाती है, मशीनरी आयात की जाती है। तो इस प्रकार से विदेशी ऋण भार इनके ऊपर बढ़ता जाता है। साथ ही जो ऋण इन्होंने विदेशों से लिए हैं अपने विकास कार्यक्रमों के लिए, उन पर इन्हें ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो एक तरह से इनका जितना भी इनकम होती है विदेशों से, वो सारी वापस ब्याज के रूप में और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में ही चली जाती है। तो विदेशी ऋणों की भुगतान के कारण भी पुनर्भुगतान जब किया जाता है तो इफेक्ट ये होता है, इनका भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, बढ़ता मुद्रा प्रसार। देखिए, बढ़ता मुद्रा प्रसार क्या है, चूंकि विकासशील देशों में सरकार को विकास कार्य करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो हीनार्थ प्रबंधन की नीति अपनाती है। हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। हीनार्थ प्रबंधन की नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा नए नोटों का निर्गमन करके अपनी मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो जब सरकार इस प्रकार से नए नोटों का निर्गमन करती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार होता है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। इसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है, लोगों की आय में, जनता की आय में तुरंत वृद्धि हो जाती है, और आय में वृद्धि होते ही तुरंत मांग में वृद्धि हो जाती है, जबकि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती। तो इसका इफेक्ट होता है कीमतों पर। जब मांग बढ़ेगी और उत्पादन उस मांग के अनुपात में कम है तो उसका मुख्य प्रभाव पड़ेगा कीमतों पर, और कीमतें बढ़ जाती है। जब कीमतें बढ़ गई है और मांग बढ़ गई है लेकिन पूर्ति नहीं है, तो सरकार को अपने आयात बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से मुद्रा प्रसार में वृद्धि होने पर भी आयातों में वृद्धि होती है, और साथ ही चूंकि देश की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई है तो निर्यात हतोत्साहित होंगे, निर्यातों की मात्रा में कमी हो जाती है। तो एक तरफ आयात बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ निर्यात कम हो जाते हैं मुद्रा प्रसार के कारण। तो इससे भी भुगतान संतुलन में असाम्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं विकसित देशों में बढ़ता संरक्षणवाद। एक विकसित देशों की सामान्य रूप से नीति रही है कि विकासशील राष्ट्रों की वस्तुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया जाए, उनके निर्यात उनसे वस्तुओं का आयात कम किया जाए। तो इसी कारण से विकसित देश अपने राष्ट्र में उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते हैं। इसका इफेक्ट होता है विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों में कमी हो जाती है। तो इस कारण विकासशील राष्ट्रों में भुगतान संतुलन में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है आयात प्रतिस्थापन का अभाव। चूंकि विकासशील राष्ट्रों में आयात प्रतिस्थापन का अभाव होता है। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है ये भी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है उन वस्तुओं का आयात नहीं करके बल्कि उन्हीं वस्तुओं का देश में उत्पादन किया जाए। तो इस प्रकार से आयात करने के स्थान पर उन वस्तुओं का देश में प्रोडक्शन किया जाए तो देश का भुगतान संतुलन पक्ष में हो सकता है। लेकिन विकासशील देशों के पास पर्याप्त मात्रा में साधनों का अभाव होता है, चाहे वो तकनीकी साधन है, कच्चे माल का अभाव है या वित्तीय संसाधन है। तो इस प्रकार से इन संसाधनों के अभाव के कारण आयात प्रतिस्थापन का अभाव पाया जाता है। और जब आयात प्रतिस्थापन नहीं है तो आयात करने की अनिवार्यता उपस्थित हो जाती है, जिसके कारण भी भुगतान संतुलन में असाम्यता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है विदेशी सहायता में कमी की प्रवृत्ति। विदेशी सहायता में कमी की प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य हुआ है? क्योंकि विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को दी जाने वाली सहायता में लगातार कमी करते जा रहे हैं और साथ ही जो सहायता दी जाती है वो सहायता भी कैसी होती है? बंधित सहायता, टाइड एड। टाइड एड का मतलब है कि उस सहायता से जो भी राशि प्राप्त हुई है उसका उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं होती। उनका विकसित देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार ही उनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से उनको विकास कार्यों में उपयोग नहीं लिया जा सकता। तो विदेशी सहायता में कमी की प्रवृत्ति के कारण भी भुगतान संतुलन में असाम्यता की स्थिति उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है तस्करी का दुष्प्रभाव। देखिए तस्करी, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मगलिंग। स्मगलिंग आप सभी जानते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो बिना कर चुकाए चोरी छिपे बाहर से अन्य विदेशों से लाई जाती है, तस्करी का माल कहलाती है। और जब इस प्रकार से चोरी छुपे बिना कर चुकाए लाई जाएगी वस्तुएं तो इसका इफेक्ट होगा कि सरकार के कर राजस्व में कमी हो जाएगी और देश का भुगतान संतुलन, राजस्व की हानि होगी और विदेशी मुद्रा कोष प्राप्त नहीं होंगे, जिससे भुगतान संतुलन में असाम्यता की स्थिति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से तस्करी के कारण भी भुगतान संतुलन में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये समस्त कारण हैं जिसके कारण एक देश में भुगतान संतुलन में असंतुलन या असाम्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आइए अब देखते हैं इन सभी असंतुलन को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम भुगतान संतुलन की असाम्यता को सुधारने के उपाय। दो प्रकार के उपाय सरकार अपना सकती है, अमौद्रिक उपाय और मौद्रिक उपाय। तो पहले चलते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पे, अमौद्रिक उपाय। अमौद्रिक उपाय में क्या कर सकती है सरकार? अपने निर्यातों को प्रोत्साहित कर सकती है। यदि किसी भी तरह से सरकार अपने निर्यात बढ़ा दे तो भुगतान संतुलन पक्ष में हो सकता है, अनुकूल हो सकता है। और निर्यातों में वृद्धि के लिए, निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कर सकती है? उत्पादन लागतों में कमी कर सकती है, माल की क्वालिटी में सुधार कर दे या निर्यात करों में कमी कर सकती है। निर्यात उद्योगों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता दे सकती है। विदेशों में माल का प्रचार प्रसार कर सकती है। विज्ञापन मेले, प्रदर्शनियाँ, यदि इस प्रकार से विज्ञापन मेले, प्रदर्शनियों का विदेशों में आयोजन किया जाए तो विदेशी लोगों को देश की वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होगी और देश के निर्यात बढ़ सकते हैं। साथ ही निर्यात उद्योगों के लिए जो भी कच्चा माल या मशीनरी है उन्हें प्राथमिकता से आयात किया जाए। अन्य आयातों की जगह पर उन वस्तुओं का आयात किया जाए जो देश में निर्यातों को बढ़ावा दे। तो इस प्रकार से निर्यात प्रोत्साहन के ये कुछ उपाय अपनाकर सरकार हमारे निर्यातों को बढ़ा सकती है, जिससे भुगतान संतुलन पक्ष में हो सकता है। नेक्स्ट उपाय देखते हैं, आयात नियंत्रण। यदि सरकार इंपोर्ट कंट्रोल कर ले, आयातों पर नियंत्रण लगा दे तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल अवस्था में लाया जा सकता है। और आयात नियंत्रण के लिए क्या किया जा सकता है? आयात नियंत्रण के लिए सरकार अनावश्यक वस्तुओं के आयातों पर क्या कर सकती है? नियंत्रण स्थापित कर सकती है या उनके आयातों को, जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनके आयातों को बिल्कुल प्रतिबंधित कर सकती है। साथ ही आयात करों में वृद्धि कर सकती है, जिससे वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, आयात
कम हो जाएंगे। जब आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएगी तो आयात अपने आप कम हो जाएंगे। साथ ही आयातों के लिए अभ्यंश प्रणाली अपना सकती है कि इससे ज़्यादा मात्रा में एक सीमा निर्धारित कर सकती है कि इस सीमा से ज़्यादा आप वस्तुओं का आयात नहीं कर सकते। या आयातों के लिए जो भी साख सुविधाएं प्रदान की जाती है उन सुविधाओं में कमी कर सकती है। लोगों में, हमारी देश की जनता में स्वदेशी भावना जागृत कर दे कि स्वदेशी अपनाइए, देश को बचाइए। तो इस प्रकार से स्वदेशीकरण की भावना जागृत करके भी आयातों को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना। तो यदि सरकार जो भी वस्तुएं हम आयात कर रहे हैं विदेशों से, उन वस्तुओं का आयात नहीं करके उन वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करने की क्रिया करे, यानी कि उन वस्तुओं को देश में ही उत्पादित करने का कोई ऐसा काम करे कि देश में ही उनका प्रोडक्शन हो जाए, तो इस प्रकार से आयात प्रतिस्थापन से भी भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सरकार को ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे हमारे आयात कम हो जाए और उनका देश में ही प्रोडक्शन या उत्पादन स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहित करना, यानी कि यदि विदेशी लोग हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे भर जाएंगे। तो इस प्रकार से सरकार किसी भी प्रकार से कोई आकर्षक नीति अपनाकर उन्हें हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसे या विदेशी पूंजी निवेश करने के लिए जितनी भी नीतियां बनी हैं उनकी शर्तों को सरल कर दे, बहुत इजीली वो पैसा अपना लगा सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करे तो इसका इफेक्ट होगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेंगे और भुगतान संतुलन पक्ष में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटन उद्योग का विकास करना। यदि देश में पर्यटन उद्योग का विकास होता है, विदेशी पर्यटकों का आगमन ज़्यादा से ज़्यादा हो, विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां बढ़ेंगी और भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता कम हो जाएगी। तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है पर्यटकों को प्रोत्साहन देने के लिए? इसके लिए सरकार ये कर सकती है कि जितने भी देश के दर्शनीय स्थल हैं उनको और आकर्षक, मनोरम बनाया जाए, उनके वहाँ पर वस्तुओं की रेट कम कर दी जाए, सस्ती वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाए, आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए पर्यटकों को। तो इस प्रकार से साथ ही विदेशी पर्यटकों को हमारे देश के विभिन्न दर्शनीय स्थलों की, ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी प्रदान की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जाए। तो इस प्रकार से एक उपयुक्त पर्यटन नीति अपनाकर देश में सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है। तो पर्यटन उद्योग का विकास करके भी भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी विनिमय नियंत्रण। यदि विनिमय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए, यानी कि विदेशी मुद्रा को यदि खर्च करना है तो सरकार की अनुमति से किया जाए, आवश्यक कार्यों पर उनका व्यय किया जाए, उनका खर्च किया जाए। तो इस प्रकार से यदि महत्वपूर्ण कार्यों पर विदेशी मुद्रा खर्च की जाएगी तो विदेशी विनिमय कोष हमारे देश में बने रहेंगे और भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता कम की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है तस्करी पर प्रभावी रोक। यदि तस्करी की जितनी भी क्रियाएं हैं, स्मगलिंग की क्रियाएं हैं, उन पर रोक लगा दी जाए सरकार द्वारा तो विदेशी विनिमय के दुरुपयोग को रोका जा सकता है और विदेशी विनिमय कोषों की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। तो इस प्रकार से तस्करी की क्रियाओं पर भी रोक लगाकर भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को समाप्त किया जा सकता है। विदेशी ऋणों की व्यवस्था करना, अर्थात यदि देश के भुगतान संतुलन प्रतिकूल या असाम्य अवस्था में है तो उस सिचुएशन में देश की सरकार विदेशी सरकारों से अथवा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकती है और इस प्रकार के ऋण लेने से विदेशी मुद्रा कोष बढ़ेंगे और भुगतान संतुलन की असाम्यता कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से विदेशी ऋणों की व्यवस्था करके भी की जा सकती है। नेक्स्ट है ऋण भुगतानों का स्थगन। यदि सरकार के पास कोई उपाय नहीं है भुगतान संतुलन को पक्ष में करने का या कम करने का तो एक उपाय और अपना सकती है। जितने भी विदेशी ऋण हैं जो हमें चुकाने पड़ रहे हैं, लगातार चुकाए जा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए उनको पोस्टपोन्ड कर दिया जाए, यानी कि उनका पेमेंट पोस्टपोन्ड कर दिया जाए, उनके भुगतान को स्थगित कर दिया जाए। और जैसे ही सरकार की देश के भुगतान संतुलन की स्थिति
फेवरेबल कंडीशन में आती है, अनुकूल स्थिति में आती है, उस समय उसका भुगतान किया जाए। तो जिस समय के लिए वो रोका जाएगा उस समय के लिए हमारी भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को समाप्त किया जा सकता है और उस समय ऐसे उपाय किए जाएं कि विदेशी मुद्रा हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो इस प्रकार से विदेशी ऋणों के भुगतान को कुछ समय के लिए स्थगित करके भी भुगतान संतुलन की असाम्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये सारे अमौद्रिक उपाय हैं जो सरकार अपना सकती है, जिसके माध्यम से भुगतान संतुलन की असाम्यता को कम किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। तो ये बात तो की हमने अमौद्रिक उपायों के बारे में। अब बात करते हैं मौद्रिक उपाय के बारे में। नेक्स्ट है मौद्रिक उपाय। तो सरकार अमौद्रिक उपाय के साथ मौद्रिक उपाय भी अपना सकती है। कौन कौन से मौद्रिक उपाय अपनाए जा सकते हैं? सबसे पहला है मुद्रा संकुचन की नीति अपनाना। देखिए, सरकार मुद्रा संकुचन की नीति अपनाकर भी भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को समाप्त कर सकती है। अब मुद्रा संकुचन की नीति क्या होती है? देश में मुद्रा की मात्रा में कमी करना। जब देश में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में कमी की नीति अपनाई जाती है तो वो कहलाती है मुद्रा संकुचन की स्थिति। मुद्रा संकुचन की स्थिति का क्या इफेक्ट होता है? लोगों की आय कम हो जाएगी और उनकी मांग कम हो जाएगी। जब मांग कम होगी तो इसका इफेक्ट होगा कीमतों पर और कीमतें भी कम हो जाएगी। जब कीमतें कम हो जाती है तो देश के निर्यात बढ़ेंगे और आयात कम हो जाएंगे। चूँकि देश की वस्तुएं सस्ती हो गई है कीमत घटने से तो उनके निर्यात बढ़ जाते हैं और आयात कम हो जाते हैं। लेकिन इस नीति को अपनाना देश के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। इस नीति को अपनाने का क्या इफेक्ट होगा अर्थव्यवस्था पर? धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मंदी के जाल में फंस जाएगी। वर्तमान में आप देख रहे हैं वर्तमान परिस्थितियां क्या कह रही है। उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, कीमतें गिरी है लेकिन मंदी के जाल में फंस गई है, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, लोगों का बेरोजगारी बढ़ गई है लोगों में। तो ये देश के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये परिस्थितियां देश के लिए बहुत ही भयावह हो सकती है। तो इस प्रकार से मुद्रा संकुचन की नीति को अपनाकर भी सरकार भुगतान संतुलन की असाम्यता को समाप्त कर सकती है, लेकिन इस नीति को देश हित में ही अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। यदि सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करती है तो भी भुगतान संतुलन की असाम्यता को समाप्त किया जा सकता है। अब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का क्या तात्पर्य हुआ? यानी कि बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। यदि बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए तो इसका इफेक्ट होगा कि निर्यात बढ़ेंगे और आयात कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ यदि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित किया है तो लोगों की मांग में भी कुछ सीमा तक कमी हो सकती है। तो दोनों ही प्रकार से, एक तरफ तो मांग में कुछ कमी हुई है, दूसरी तरफ कीमतों में कुछ कमी हुई है जिससे निर्यात बढ़ेंगे। चूँकि वस्तुएं सस्ती होंगी निर्यात बढ़ सकते हैं और आयातों में कमी होगी। तो इस प्रकार से भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करके भुगतान संतुलन की असाम्यता पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। मुद्रा के अवमूल्यन से क्या तात्पर्य हुआ? मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? जब देश की मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा के मूल्य के अनुपात में कम कर दिया जाए, विदेशी मुद्रा के संदर्भ में कम कर दिया जाए, तो ये नीति कहलाती है अवमूल्यन की नीति। तो इस प्रकार से यदि सरकार के पास कोई भी नीति नहीं बची है, कोई भी अस्त्र उपाय नहीं बचा है, तो उसे अवमूल्यन का सहारा लेना चाहिए। इस अवमूल्यन के अंतर्गत सरकार अपने देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर सकती है। इसका इफेक्ट होता है कि देश की वस्तुएं सस्ती हो जाएगी जिससे निर्यात बढ़ेंगे और आयात कम हो जाएंगे। लेकिन तो इस प्रकार से जब निर्यात बढ़ेंगे और आयात कम हो जाएंगे तो भुगतान संतुलन ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कब सफल होगा ये उपाय? जब अन्य देश वापस से अपने देश में अवमूल्यन की नीति नहीं अपनाए। यदि वो प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में आकर अपने देश में भी अवमूल्यन की नीति अपना लेते हैं तो हमारे देश की अवमूल्यन की नीति असफल हो जाएगी। कारण उनकी भी मुद्रा सस्ती हो जाएगी, उनकी वस्तुएं भी सस्ती हो जाएंगी। तो इस प्रकार से दोनों की नीति कैंसिल हो जाएगी आपस में। तो सीधा सा है, अगर अवमूल्यन अपनाना ही पड़े तो इस प्रकार से अपनाया जाए ताकि अन्य देश उसमें प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अवमूल्यन की नीति नहीं अपनाएं, तो तभी सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से अवमूल्यन की नीति अपनाकर भी सरकार भुगतान संतुलन की असाम्यता को दूर कर सकती है। तो इस प्रकार से ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा भुगतान संतुलन की असाम्यता को दूर किया जा सकता है।
अब यहाँ पर हमारा व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन ये टॉपिक समाप्त होता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। इसी के साथ कोरोना टाइम है, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे प्रोडक्टिव, स्टे कनेक्टेड। घर पे रहें लेकिन पढ़ाई का अपना ध्यान रखें, समय पर अध्ययन कार्य सुचारू रूप से करते रहें, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पूछते रहें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।